कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं हूं देवांश लोहिया, ऑल इंडिया रैंक 5 ऑफ एसएससी सीजीएल 2025 एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें तो हम लोगों का टेक्स्ट बुक मैथ सेक्शनल 4 का आज सॉल्यूशन होगा। और आप लोगों की क्वेरी थी कि भैया इंग्लिश में भी रखा करो, हिंदी में भी रखा करो। तो आज मैंने मॉक टेस्ट की जगह सीधा मैंने क्या किया है कि यहाँ पे स्लाइड प्रिपेयर की है। ठीक, जिसको भी अगर मॉक लगाना है तो पहले टेक्स्ट बुक पे जाए, क्वांट का एक सेक्शनल 4 है वहाँ पे अटेम्प्ट कर ले, देन सॉल्यूशन देखे। यही एक वीडियो देखने का सही तरीका होता है। अगर मैं बात करूं, आप लोगों की एक और क्वेरी थी, कुछ लोग कह रहे थे कि ऐड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आई नो कि ये सब फ्रस्ट्रेटिंग होता है ऐड आना, और भाई मैंने इसलिए उस समय उस वीडियो पे ऐड बंद कर दिए थे। ठीक, और आगे भी जो वीडियो रहेंगी उन पे मिड रोल ऐड मैं बंद करके रखूँगा। अगर फिर भी कोई ऐड आता है तो भाई मेरी कोई गलती नहीं होगी, मैं आप कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक और चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम रहे बता दिया करो। अगर समझ में ना आए तो क्वेश्चन जो बताते हो ना भाई, मैं ज़्यादातर रिप्लाई करता हूँ। 800 से 900 कमेंट आए थे, मैंने उनमें से बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई किया है। अब इतने कमेंट्स का रिप्लाई करना आप लोग भी समझते हैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, और मैंने बोला था कि लाइक करो, तो भाई आप लोगों ने खूब लाइक किया है ना। और मुझे लगता है हर वीडियो में बोलना पड़ेगा, तभी भाई आप लोग करोगे। खैर, मजाक से हटके आगे चलते हैं। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाएगा। विवाह के समय यह अनुपात 7:5 था। तो कितने वर्ष पहले वे विवाहित हुए थे? जो इंग्लिश वाले हैं भाई वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन में इंग्लिश में हिंदी में ऐसे मैं करता रहूँगा, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा। दूसरी बात भाई, आप लोग कह रहे थे इंग्लिश में समझा, भाई इंग्लिश में तो नहीं समझा सकता मैं, वैसे ही भाई उतना अच्छा बोल नहीं पाता इंग्लिश। मैं हूँ भाई हिंदी का बिल्कुल ठेठ हिंदी का बुंदेली आदमी हूँ। ठीक है, मुझे भाई इंग्लिश उतनी ही आती है जितने एग्जाम में ज़रूरत थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भैया एक व्यक्ति की आयु जो अनुपात है वो इतना है। ठीक, और विवाह के समय इतना था। और अगर मैं बात करूँ 4 वर्ष बाद तो इतना होगा। अब एक बार बताओ कि जो भी आयु रही होगी उन लोगों की, भाई आयु का डिफरेंस तो हमेशा बराबर रहा होगा। अगर मैं 20 का हूँ, मेरी बहन 25 की है, तो 5 वर्ष बाद मैं 25 का हो जाऊंगा और मेरी बहन 30 की हो जाएंगी। कितना सिंपल है। लेकिन यहाँ पे ये अंतर 1 का है और यहाँ पर इन दोनों जगह ये अंतर 2 का है। तो पहले तो हमें इसका अंतर भी 2 का बनाना होगा। तो कितना हो जाएगा ये? 10:8। ठीक, सबसे पहले उनका विवाह हुआ था। ठीक, तो इधर लिख लेते हैं विवाह हो गया ये। ठीक, विवाह के समय की आयु हो गई। उसके बाद क्या हुआ? अभी वर्तमान आयु की बात हो रही है, तो 10:8 हो गया। और उसके बाद ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो 11:9। अब भाई इसका डिफरेंस कह रहे हैं वो जो 1 है, यहाँ पे 10-11 है, 8-9 है, मतलब 1 डिफरेंस है। कह रहे हैं कि 1 नहीं है, ये 4 वर्ष का अंतर है। और पूछ रहे हैं कि इन दोनों का अंतर बताओ। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तो कितने वर्ष पहले वे विवाहित हुए थे, मतलब वर्तमान आयु से कितने वर्ष पहले विवाह हुआ था। तो यहाँ पे अंतर कितने वर्ष पहले का है? 3 का। लेकिन असल कितना होगा भाई? 4 से गुणा करेंगे, आंसर क्या आएगा? 12। कोई दिक्कत थी? इस क्लास की जो पीएनजी पीपीटी होगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल जो कि मेरा है देवांश लोहिया एग्जाम फोड़ करके है, जो पहले इस चैनल का नाम हुआ करता था, उस पर हम लोग डाल देंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? किन्हीं भाइयों को चाहिए रहती है तो भाई ये भी कर देंगे। यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 250 रुपये में 22 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त होता है, तो प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य कितना है? तो आपको पता होगा कि प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन होता है कि जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी क्वांटिटी हम लोग को कम करनी होगी। जैसे अगर 10 रुपये में पहले 2 चॉकलेट यानी 5 रुपए की एक चॉकलेट आती थी, तो कितना है? 5 रुपए की एक, 2 क्वांटिटी 5 2। अब क्या हो रहा, अगर मान लो मैं 10 रुपए की चॉकलेट कर दूं और एक क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि 10 रुपए में एक चॉकलेट आएगी, तो देख रहे हैं आप कि प्राइस 5 से 10 हुआ तो क्वांटिटी 2 से 1 हो गई। मतलब कि उतने ही परसेंटेज, उतना ही प्रतिशत चेंज होगा जितना कि हम लोग क्वांटिटी में चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे जो मूल्य हैं यानी प्राइस हैं वो हमारे 10 के 9 हो रहे हैं। कह रहा है ना कि 10% की कमी हो रही है, तो 10 रुपए होगा तो 9 हो गया होगा। ठीक है, तो हमारी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी भाई? वो 9 की 10 हो गई होगी, है ना। अब वो कह रहा है कि जो 1 का अंतर है, मतलब कि 1 का अंतर है कितना है? 22 किलोग्राम। जितना उसको पहले मिलता था उससे उसको 22 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है। तो कह रहा कि पहले कितना वास्तविक मूल्य था, तो पहले की क्वांटिटी कितनी थी? 22 गुणा 9, 22 गुणा 9 कितने रुपए में?
₹250 में। तो 250 बटा 22 गुणा 9 कितना होता है? 198, लगभग लगभग 200 के करीब। अब आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे जो ऑप्शन है वो अलग अलग हैं, दूर दूर। अब 200 को हम जब 250 को 200 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? सवा बार। सवा यानी 1.25 के बिल्कुल अप्रोक्स कौन सी है? बिल्कुल आसपास। ये है हमारा आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। चलो, समीकरण 12x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 के ग्राफ को का प्रतिच्छेद बिंदु निम्नलिखित में से किस समीकरण के ग्राफ पर स्थित है? तो कह रहा है कि दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहां पे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, अब इसमें क्या करना रहता है कि इन दोनों को हम लोगों को, ये जो दोनों चीजें हैं इनको, इनमें से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और इनमें पुट करके देख लेनी है कि यार इनमें से कौन सी वैल्यू पे वो, मतलब कौन सी इक्वेशन को वो सिद्ध कर रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं होता पहली बार में छोड़ देता। ठीक है, अब इसको मैं बाद में आके करता, तो कैसे करता देख लेते हैं। 12x प्लस वाई माइनस 8 है और यहाँ पे है 3y, तो यहाँ पे भी 3y बना लेते हैं। कैसे? 36 3 से गुणा कर देना ना, 36x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। यहाँ पे क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 10। ठीक है, उस साइड पहुंचा देंगे हम। अब घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो क्या होगा? 34x, ये दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू ये माइनस का प्लस हो जाएगा 34, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, जो कि हमेशा 0 रहती है x की वैल्यू। मैं हमेशा कहता हूं कि x को हम लोग को 0 मान के चलना है, कोई वैल्यू नहीं है x की लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही है? x की वैल्यू है 1। अब अगला हम लोग को निकालना है y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 1, है ना। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? देखते हैं। 1 आएगी इधर से, 1 को 2 हो जाएगा, 2 इधर है, 12 हो जाएगा, 12 इस साइड जाएगा, -12 हो जाएगा, -12 बाई अपॉन 3 इक्वल टू -4। कोई दिक्कत हो तो आप खुद निकाल के देख लेना, बाई -4 आएगा, वैसे मैंने मौखिक बता दिया है। अब -4 यहाँ पे रख लेते हैं। अगर मैं -4 इधर रखूंगा तो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी ये तो 0 से बड़ा होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्या आप इतना सोच पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे -4 की वैल्यू रखूंगा y की जगह पे, तो -4 और माइनस मिलके ये प्लस का हो जाएगा। x प्लस का पहले से ही है और 5 प्लस है, तो ये मिलके पॉजिटिव ही वैल्यू बनाएंगी और हमको इधर 0 करना है। यहाँ पे रखेंगे क्या होगा? 3 -4 यानी -1 -1 -2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमारा आंसर आ गया होता। तो कोई और ऑप्शन है जिसमें माइनस प्लस है? हाँ, ये है। और सेम जैसे इसको हमने हटाया था, इसको भी हम तुरंत हटा देंगे, इसको हटा देंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाए तो इसको नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, चलो इसको तो अपन लोगों ने आंसर वैसे ही पहुंच गए। आंसर होगा डी। और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। मैं आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आई थिंक, और दिक्कत हो कोई तो बता दिया करो। ठीक, अ वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड इन 100 days, x number of men are क्या बोलते employed, but it is found that only half of the work is done in 60 days, then an additional 40 men were joined to complete the work on time. How many men were initially put to work? कह रहा है कि कुछ लोगों को मैंने काम पे रखा, ठीक है, कितने दिनों तक? 100 दिनों के लिए रखा कि 100 दिनों में तुम काम कर देना, बट वो भाई 60 दिन काम करते हैं और 60 दिनों में आधा ही काम कर पाते हैं, और बाकी के लिए मैंने 40 व्यक्ति और बुलाए और उन्होंने 40 दिनों में काम कर दिया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि 60 दिनों में जितने भी लोग थे उन्होंने 50% काम को कर दिया। ठीक है, अब 40 दिनों में जितने भी लोग थे, कुछ लोग ज्यादा बड़े, उन्होंने 50% काम को और पूरा कर दिया। अब एक बात बताओ यार, जब डेज की संख्या हमारी जितने गुना बढ़ रही है या फिर जितने गुना कम हो रही है, हमारे मजदूर भी तो उतने गुना के हिसाब से ही ऊपर नीचे होंगे। अगर भाई मैं कहूं कि 2 मजदूर एक काम को 3 दिन में करते हैं तो 3 मजदूर एक काम को 2 दिनों में करेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहां पे अगर 60 दिनों में कोई काम 50% हो रहा है, वो एक काम इसको मान लेते हैं, एक काम इसको मान लेते हैं। 60 दिनों में अगर 50% हो रहा है और 40 दिनों में 50% हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर यहां पर संख्या है वो 2 रही होगी तो यहां पे वो संख्या 3 पहुंची होगी। इनका रेशियो जितना है उसी का अपोजिट रेशियो हमारे लोगों का होगा।
अब एक बार बताओ कि इन दोनों में ये कितने लोगों को जोड़ रहा, कितने लोगों को जोड़ रहा, 40 लोगों को। तो पहले कितने लोग रहे होंगे, 2। तो कितने लोग रहे होंगे पहले, 80 लोग। अब कितने लोग हैं, 120 लोग। 80 आंसर हो जाएगा हमारा। इतना मैंने आपको समझाने में टाइम लगाया, बट बताओ ये क्वेश्चन जब पढ़ लेते हम लोग उसके बाद कितने सेकंड का था। 60-40 लिख के 2:3 लिख के आंसर हमारा आ जाना था, और ये क्वेश्चन लगभग 20 सेकंड से ज्यादा का नहीं था। अगर मैं कहूँ 15 सेकंड पढ़ने में लगते, 20 सेकंड इसको करने में लगते, 35 सेकंड से 40 सेकंड का सवाल था। ठीक है भाई, चलो। थिएटर क्लब प्रत्येक 28 दिनों में स्कूल के सभागार में बैठक करता है, और कविता क्लब प्रत्येक 20 दिनों में समान स्थान पर बैठक करता है। अगर दोनों दल आज सभागार में हैं तो उन्हें अगले कितने दिनों में सभागार साझा करना होगा। नो ब्रेनर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 28 दिन लग रहे हैं, यहाँ पे 20, इन दोनों का वो कितना होगा, एलसीएम 140 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे इतने से काटने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। ठीक है, अब एक बार बताओ, अगर यहाँ पे चलो ये तो क्वेश्चन अलग है, लेकिन मैं आपको ऐसे कोई अगर मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाए तो उनको करना सिखा रहा हूं। अगर यहाँ पे कोई 9 से कटने वाली होती ना, तो उसमें 7 जोड़ते अगर हम, तो उसके डिजिटल सम भी 7 बनता, यानी यहाँ पे भी हमारा डिजिटल सम 7 बनता। खैर यहाँ पे देखो 3 से कटने वाली है, तो जो भी बनेगा भाई उसमें +1 तो होगा ही। कैसे, या तो 3 की जगह 4 होगा, क्योंकि 7 जुड़ेगा, एक कट जाएगा, एक बचेगा। 7, 11, सॉरी 10, 13, 16 और 19, ये हमारे आंसर हो सकते हैं। ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या लिखा है, 10, 15, 24, 35, 42। इसका हम लोगों को पहले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 × 5, 5 हमारे पास आ गया, इसका 3, इसका 6 हमारे पास आ गया, 4, इसका 7, 42 का 7 और 6, 42 है ही। हम लोग क्या करेंगे, गुणा कैसे करते हैं आप लोगों को पता है कि चलो इनको 10, ठीक है, 10, 30, 40, 120, 120 सत्ते 840। ठीक है, 840। अब हम लोग कितने कितने अंकों की संख्या बनानी है भाई, 5 अंकों की। तो इसमें पहले 0 रख देंगे। अपन लोग क्या करेंगे, इसको डबल करके इसमें जोड़ देंगे, कितना, 1680। कितना बन जाएगा भाई, 10,080 बन जाएगा। और इसमें हम लोग 7 जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को 7 जोड़ना है, 7 शेषफल रहेगा, तो आ जाएगा 10,087, और जिसके अंकों का योग 16 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हो रही है तो उस पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति ने कुछ आम 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे, और उतने ही आम 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उसने इन आमों को 13 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा और 160 रुपए का लाभ अर्जित किया। उसके द्वारा खरीदे गए कुल आमों की दर्जन बताने, कितने दर्जन आम खरीदे। एक बात बताओ कि 10 रुपए की दर्जन के हिसाब से भी खरीदे उसने 12 रुपए, तो अगर 10 रुपए की चीज वो 13 रुपए में बेचेगा तो कितने रुपए मिलेंगे उसको, 3 रुपए का लाभ होगा। और अगर 12 रुपए की 13 रुपए में बेचेगा तो 1 रुपए की। तो इसको कुल लाभ, अगर वो 2 दर्जन बेचता तो उसको कुल लाभ कितना होता, 4 रुपए का। लेकिन लाभ कितने का हो रहा है, 160 का, यानी 40 गुना। तो 2 का 40 गुना कितना होगा, 80। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक व्यवसाय में 3 मित्र रीना, मीना और टीना अपनी पूंजी का 1/3, 1/4, 1/16 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि रीना और टीना द्वारा अर्जित लाभ का अंतर 10, 10, 1 रुपए है, तब मीना द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। आपको ये जो है 10101 के इसके फैक्टर पता होंगे ना, है ना, 3 × 13 × 37 मैजिक नंबर कहलाता है ये। ठीक है, इसको याद रखना। तो भाई कह रहे हैं 3 मित्र हैं, 2 मित्रों की जो निवेश का है अंतर है ना, जो लाभ का अंतर वो इतना है। तो बताओ मीना द्वारा अर्जित लाभ का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग रेशियो में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। कितना होगा, 48। 48 को 3 से काटेंगे 16, 48 को 4 से काटेंगे 12, 48 को 16 से काटेंगे 3। तो ये होगा इन लोगों का क्या, ये होगा इन लोगों का रेशियो। अब कह रहे हैं 16 में से जब 3 जाएगा तो 13 बचेगा। ठीक है, अब 13 की वैल्यू इतनी है तो 12 की वैल्यू उन्होंने पूछा है। क्या पूछा है, 12 की वैल्यू पूछा है, ये वैल्यू पूछी है। तो अगर हम लोगों का आंसर
ये नन ऑफ द अबव ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग इजीली लगा देते। क्यों? क्योंकि ये तो देखो इससे ज्यादा है, हम लोग की जो भी वैल्यू आनी है इससे ज्यादा तो नहीं आनी है, ठीक है। इतना 777 तो वैसे ही नहीं आना है, इतना कम भी नहीं आना है। आता तो आंसर यही आता, आंसर यही आता, ठीक है। लेकिन नन ऑफ द अबव दिया है तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट, क्रिकेट मैच के प्रथम 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था, यानी कितने रन बने होंगे? 32 रन। 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में कितना रन रेट होना चाहिए? तो सीधा कर देना, 282 में से 32 घटाएंगे तो 250 बचेगा बटा 40 ओवर 6.25। 5 सेकंड का क्वेश्चन था। यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेमी है और एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 150 डिग्री है तो संगत चाप की लंबाई कितनी है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा ना एक कॉन्सेप्ट टाइप का या फिर कुछ मैं बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा जो हमारी की पूरी पूरी परिधि होती है वो त्रिज्या का लगभग लगभग 6.25 टाइम्स होती है ना, एक अप्रोक्सीमेट के हिसाब से, है ना। अगर 360 पे कोई चीज 6 है ना, 360 पे क्यों? क्योंकि हमारी जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक। तो अगर 360 पे कोई चीज 6 के करीब है तो 150 पे कितने के करीब होगी? कितने के करीब होगी बता भाई? मेरे हिसाब से लगभग लगभग 24 के करीब, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 24 का गुणा कर दूं, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, हमारा आंसर आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो अगर मैं 24 से गुणा करूंगा तो 25 से गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। तो 25 से गुणा करूंगा तो लगभग लगभग 100 के 105 के करीब आ रहा, 105 के करीब आ रहा। अभी ऑप्शन कौन सा हमारा 105 के करीब है बताओ भैया? एक ही ऑप्शन हमारा 105 के करीब है, ये दूसरा। एक बात बताओ, यहाँ पे 150 डिग्री लिखा है, ठीक है। 150 डिग्री में 2 5 आते हैं, 2 5, और 360 डिग्री में 1 5 आता है, मतलब 1 5 तो हट जाएगा लेकिन 1 5 फिर भी बचा रहेगा। तो जो भी हमारी त्रिज्या होगी, जो भी मतलब कि उसका त्रिज्य खंड होगा, वो हमारा त्रिज्य खंड यानी जो सेक्टर होगी, आर्क होगी ना, आर्क, जो भी आर्क होगी उसमें 1 5 तो आना ही आना है। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है जिसमें 1 5 आना था, तो ये आंसर होता है या ये आंसर होता है? अप्रोक्सीमेट से करते तो ये आंसर हो जाता। चलो अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा है। मैं ये जो अभी समझाया वो इसलिए क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, वो अगर आप सादा तरीके से करते तो उनमें ज़्यादा टाइम लग सकता था। देखो, हर एक क्वेश्चन की अपने तरीके से करने की एक वो होती है ट्रिक, है ना। ये क्वेश्चन किसी और तरीके से जल्दी हो सकता था, वो क्वेश्चन किसी और तरीके से जल्दी होता। और वो कैसे समझते हैं? प्रैक्टिस से। आप लोग कहते हैं कि भैया आप कहाँ से सीखे? मैं कहीं से नहीं सीखा, टीचर से बेसिक किया, उसके बाद आपको ही करना रहता है। वो ट्रिक्स वो सब कुछ वो अपने आप डेवलप होती है। मैंने मान लो इतने समय में सीखा, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। आपने कोई क्वेश्चन देखा, उसको गए उसके जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की मेरे तरीके से, और आपको 10 12 15 क्वेश्चन में वो आने लगेगा, फिर आप उसको मोक में भी वैसे ही करेंगे। चलो यहाँ पे करके देख लेते हैं। 150 बटा 360, ठीक है, गुणा 42 गुणा 2 गुणा 22 बटा 7, ठीक है। अब 150 से इसको काटेंगे, 30 से काटेंगे 5, 30 से काटेंगे 12, ठीक, और 6 से काटेंगे इधर 7, 6 से काटेंगे इधर 2, ठीक, 7 से काटेंगे 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, 22 पंचे 110 आंसर आ जाएगा। चलो, ए और बी एक साथ 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने 4 दिनों के लिए कार्य किया, बी ने 6 दिनों के लिए कार्य किया, और फिर सी शेष कार्य को 11 दिनों में पूरा करता है। अकेले सी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है ना। और अगर आपसे हो सके तो पहली बार में ये सवाल को छोड़ दे, लेकिन मैं तो यहाँ पे बताऊंगा क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि इसको एग्जाम में तो करना है, पहली बार में इसको छोड़ना है। तो कैसे? अब एक बार बताओ, यहाँ पे वो कह रहा है कि ए ने 4 दिन लिए, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है बी ने 6 दिन लिए, ठीक है। मतलब ये ए और बी दोनों 4 4 दिन तो कम से कम काम कर ही रहे हैं ना, 4 4 दिन तो कम से कम कार्य कर ही रहे हैं। तो अगर 4 दिन यहां में से, जैसे ये 8 दिनों में पूरा काम करते हैं टोटल काम, अगर 4 दिन में करेंगे तो 50% काम हो जाएगा। जी भैया, 50% कार्य हो जाएगा, कम से कम 50% कार्य तो ये दोनों करके चले गए। अभी भी बी का 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिन का कार्य बचा हुआ है। अब एक बात बताओ,
जब ये इतने दिन कार्य करते हैं और 11 दिन सी फिर भी कार्य करता है, मतलब 50% के कुछ हिस्से को पूरा करने के लिए सी 11 दिन कार्य और करता है, तो आप बताओ अगर ये 100% हिस्सा करेगा तो 22 दिन से ज्यादा तो कम से कम इसको लगेंगे ही। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 22 दिन से ज्यादा आंसर है? कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी? बताओ। मुझे तो नहीं थी भाई, आपको होगी तो थोड़ा और एक और अपन लोग लगी सही से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कि 50% काम पूरा हो चुका है, ए और बी कर चुके हैं, जिसमें से बी को अभी 2 दिन और काम करना है, बी को अभी 2 दिन और काम करना है। हम लोगों को टोटल काम 50% करना है, जिसमें से सी को भी अभी 11 दिन काम करना है। बी और सी 2 दिन अगर कार्य करते हैं, बी और सी अगर 12 दिन काम करते हैं तो पूरा काम हो जाता है। बी और सी अगर 12 दिन काम करते हैं तो पूरा काम हो जाता है। 1/2 मतलब सॉरी 2 दिन काम करेंगे तो कितना काम होगा? 1/6 फ्रिक्शन होगा, ठीक है। 1/6 1/2 फ्रिक्शन हो चुका है, 1/2 फ्रिक्शन हो चुका है, 1/6 फ्रिक्शन हो चुका है, तो बचेगा कितना? इन दोनों को जोड़ के 1 से घटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना? 1/3। मतलब 1/3 काम सी 9 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 9 या 27 दिन में। कोई दिक्कत थी इसमें? इतना सब कुछ करना था क्या ये पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने अभी? भैया इतना तो नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि इसमें क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं वो बहुत अलग अलग हैं, हम लोगों को पूरा का पूरा दिमाग लगा के करना था। ओके। 2 शहरों के बीच 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कोई रेलगाड़ी एक्स एक अन्य रेलगाड़ी वाई की तुलना में 2 घंटे कम लेती है। उनकी औसत चाल में इतना का अंतर है। इस यात्रा में तेज चलने वाली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? ऐसे क्वेश्चंस को कोशिश किया करो कि मैं ऑप्शन से करूं। कैसे? मान लेते हैं कि तेज रेलगाड़ी को 3 घंटे लगते हैं, तो 3 से अगर हम भाग देंगे तो 64 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगर 64 किलोमीटर पर आवर इसकी है तो कह रहा 16 किलोमीटर छोटी वाली कम स्लो वाली की हो जाएगी, तो वो 48 का हो जाएगा, ठीक है। 48 हो जाएगी। तो क्या 48 से कितना लग रहा है? ये 4 घंटे लग रहा। तो 4 घंटे बोल रहा नहीं, वो तो कह रहा कि इनमें 2 घंटे का अंतर है, तो भाई ये आंसर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। 4 घंटे, 4 से हम लोग काटेंगे, ठीक है, तो कितना कटेगा? 48 kmph। तो स्लो वाली की कितनी होगी? स्लो वाली 32 kmph से चलेगी, तो 32 kmph से अगर हम 192 को काटेंगे तो 6 बार कटेगा, और ये हमारा 4 बार कट रहा था, इनमें 2 का डिफरेंस आ गया, मतलब यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक्स वाई तरीके से करूंगा। क्यों? क्योंकि भैया मजा आ रहा है तैयारी करने में, ऐसा मजा आ रहा है ना टाइम वेस्ट करने में, माँ बाप को ऐसे ही देखते हुए, है ना, मेरे एस्पिरेशन पे गर्व करते हुए मजा आ रहा है, इसलिए मैं बेसिक से करूंगा। एक्स मानूंगा, एक्स माइनस 15 मतलब कि 16 करूंगा, बाई -2 करूंगा, और फिर उसको पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा। ऐसे नहीं करना है, और इसलिए मैं पूरी वीडियो भी नहीं देखता हूँ। चलो, एक पक्षी जमीन पर खड़े व्यक्ति के साथ 30 डिग्री का अवनमन यानी डिप्रेशन एंगल बनाता है, ठीक है। 60 मीटर उड़ने के बाद उसी ऊंचाई पर अवनमन यानी डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री हो जाता है। पक्षी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चलो देख लेते हैं। आपको देखो भैया, ये डिप्रेशन विप्रेशन एंगल ज़्यादा दिमाग में नहीं रखने रहते। जैसे यहाँ पे पक्षी उड़ रहा है, मान लो मेरा पक्षी चौकोर है, ठीक, और यहाँ पे आप खड़े हो और आप बिल्कुल पतली सीख जैसे हो, ठीक। तो ये एंगल कह रहा है वो 30 बन रहा है। अब कहोगे भैया पक्षी किस दिशा में उड़ रहा है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि पक्षी किस दिशा में उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं है। तो भैया अगर ये एंगल बढ़ेगा तो आपको समझना है कि वो अपनी तरफ आ रहा है, ठीक है, और अगर ये एंगल घटेगा तो आपको समझना है वो दूर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, तो एंगल बढ़ रहा है, यानी ये हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। चलो, मैंने क्या बताया था? 30 की वैल्यू 1 है, 60 की वैल्यू √3 होगी, ठीक है। और और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग √3 ही मान लेते हैं पहले ही। अगर 30 की वैल्यू √3 होगी तो 60 की वैल्यू 3 होगी, ठीक। और अगर यहाँ पे मैं देखूं 60 की वैल्यू √3 होगी तो 30 की वैल्यू 1 होगी, इतनी
इतनी कितनी होगी 1। तो ये 3 से 1 आ रहा, मतलब 2 का डिफरेंस हो रहा। 2 का डिफरेंस कितना है 60 मीटर, 60 मीटर। 1 का कितना होगा 30 मीटर। ठीक है, अब पूछ क्या आ रहा है ऊंचाई। तो ऊंचाई हम लोगों ने कितने कितनी ली थी भाई, √3 ली थी भैया। तो √3 अगर ऊंचाई ली थी तो आंसर कितना होगा 30 √3। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक कमरे के फर्श की माप दिस है, उसके फर्श के पर बिछाने के लिए वर्गाकार आकार की वाली कम से कम कितनी पूर्ण टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या किया जाता है भैया, इसमें हम लोगों को जो भी कॉमन रहता है वो निकाल लेना। इनमें क्या कॉमन है, 3 और 4.5 में 1.5 कॉमन दिख रहा है। तो 1.5 कितनी बार कॉमन है, 3 बार। अगर हम 1.5 को 4.5 में भाग देंगे तो 3 बार कटेगा, और 1.5 को अगर 3 में देंगे तो 2 बार कटेगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 14,000 रुपए 5% वार्षिक पर और 19,000 रुपए 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिए। 3 वर्षों में ब्याज से उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो भैया 5% तो दोनों जगह दिए जा रहे हैं, यहाँ पे 5%, यहाँ पे 5% प्लस 1%। तो यहाँ पे क्या करेंगे 14,000 19,000 को जोड़ लेंगे 33,000। 33,000 की मैं 5% 3 सालों के लिए, तो कितना निकलेगा, कितना निकलेगा बोलो भाई। 16 48 4950, 4950 निकलेगा हमारा क्या ब्याज। लेकिन भैया यहाँ पे 1% ज्यादा दिया जा रहा था, 1% कितने रुपए पे 19,000 रुपए पे 3 सालों के लिए, मतलब कि कितना 3%, 57 यहाँ पे हम लोग 570 रुपीज और जोड़ लेंगे और आंसर आ जाएगा 550। चलो नेक्स्ट। ए अपना माल बी से 20% सस्ता बेचता है। ठीक है, मतलब अगर बी 5 रुपए का बेच रहा है तो ए कितने का बेच रहा है, ABCD, ए कितने का बेच रहा है 4 का। कह रहा है सी से 20% महंगा बेचता है, मतलब अगर सी कोई माल अपना 5 रुपए का बेचता है तो सी ए उसी माल को 6 रुपए में बेचता है। ठीक है, 4 छिक्के 24, 5 छिक्के 30, 5 चौके 20। ठीक है, अब देख लो ये हमारा रेशियो निकल के आया। तो क्या कह रहा है, बी से कितना प्रतिशत सस्ता और महंगा है, या फिर सस्ता है महंगा। तो बी कौन सा है 30, सी कौन सा है 20, कितना अंतर है 10 का, 1/3 का। आंसर कौन सा होगा 33.33। नेक्स्ट, एक हवाई जहाज एक दूरी को 190 किलोमीटर घंटा की गति से 7 घंटे में तय करता है। इतने घंटे में दूरी तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर घंटे हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे तो स्पीड है उसमें भी बराबर का चेंज होगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि 7 घंटे में भी तय कर रहा था, लेकिन कितने में करना है इसको 19 सही 4 में तय करना है। तो 4 अपन लोग इस साइड ले आएंगे, मतलब 28 की चीज 19, और तो 19 की चीज 28 हो जाएगी, मतलब स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर टाइम हमारा ए से बी हो रहा है तो जो स्पीड होगी वो बी से ए हो जाएगी, अभी बताया था क्वांटिटी और प्राइस वाले में। सेम यहाँ पे भी होगा। तो हमारी स्पीड 19 है होगी तो 28 हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड कितनी है 190, तो 28 की वैल्यू 280, और ये इसी को लगा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालना भी सिखाऊंगा, एचसीएफ भी निकालना सिखाऊंगा। एलसीएम में क्या किया जाता है, इनका हम लोगों को ले लेना है कॉमन। इनमें कुछ कॉमन निकल रहा है नहीं भैया, एक के अलावा कुछ कॉमन है, इनको हम लोगों को मल्टीपल करके इसका एलसीएम ले लेना है ऊपर का। तो 6 पंजे 30 कर देंगे, आंसर होगा 30। वह वस्तु इतने रुपए की दर से बेची गई तो उसी वस्तु को इतने रुपए की दर से बेचने पर हुई हानि से 11% अधिक लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा आए हैं और आपको इसको अच्छे से करना है। कह रहा है 1432 रुपए में अगर बेचते हैं तो जितनी रुपए की हानि होती है, यहां तक हम लोग हानि मान लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसमें जितने रुपए की हानि होती है, अरे दादा ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं उसका लाभ। तो कह रहा है कि अगर मुझे यहाँ पे 100 रुपए की हानि हो रही है ना, तो यहाँ पे मुझे 111 रुपए, ये कहाँ पे लिखा हुआ है भैया कि 100 रुपए की हानि हो रही है 111। देखो यहाँ लिखा हुआ ना कि जितने रुपए की हानि मुझे इतने पे बेचने पे हो रही है, मतलब 100 रुपए की अगर हानि हो गई होगी, 100 ही मानते हैं ना हम लोग, तो 11% अधिक लाभ हुआ होगा। कहाँ से, ये हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, चलो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितना अंतर है, अंतर निकालेंगे भैया 2300
21। लेकिन इधर कितना अंतर दिख रहा, 211 का। काटेंगे, 11 बार कटेगा। एक की वैल्यू 11 है तो 100 की वैल्यू 1100 आएगी, और 1432 में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 32। चलो नेक्स्ट। किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई इतनी के अनुपात में है। यदि शंकु का आयतन इतना है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है, जो भी, मुझे तो समझ में नहीं आया। चलो कर लेते हैं इसको, लेकिन एक मैं मोटा मोटी तरीके से करके देखता हूँ, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता है शंकु की त्रिज्या जो है, शंकु का जो भी, वो शंकु यानी कोण का जो भी हम लोगों का वो रहता है, आयतन का, वॉल्यूम का रहता है, उसमें 1/3 आता है। मतलब एक 3 त्रिज्या यानी रेडियस का कट जाएगा, एक रेडियस का 3 कट जाएगा। ठीक है, मतलब 3 गुणा 7 गुणा पाई, इसका कुछ भी होगा। पाई की वैल्यू लगभग लगभग 3 के करीब होती है। 7 या 21 तिया 63। मतलब हमारा अगर यही हम लोगों की वैल्यू होती, 3 और 7 हम लोगों की रेडियस और जो भी है हाइट होती, तो लगभग लगभग पूरा आयतन 63 आना था। लेकिन ये इसके कितने गुना आ रहा है लगभग लगभग, बताओ। मुझे दिख रहा है कि ये इसके 8-9 गुणा के करीब आ रहा है। हाँ भाई, 8 गुणा के करीब आ रहा है। और आंसर भी हम लोग का जब 8 करेंगे कितना होता है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2। यानी इसमें से हम 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो लगभग लगभग 14 होगा। हाइट 14 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो बेसिक वाला इंसान हूँ, बेसिक वाला इंसान हो भाई, तो ये देख लो। सॉरी, ये हम लोगों का क्या होगा, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें x, इसमें x, इसमें x वो रहेंगे, वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से हम लोग इसको काटेंगे तो 1 7 और 6 आ जाएगा, 22 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब एक्स क्यू की वैल्यू 8 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 का गुणा करेंगे किसमें, 7 में, 14 आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। अगला करें, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 43 किलोग्राम है। 4 और विद्यार्थी जिनका भार 43, इतना, इतना और 42 किलोग्राम है, कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो अब उनका औसत भार पहले से 500 ग्राम कम हो जाता है। प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में देखो, मैं बता सकता हूँ इसका आंसर। प्रारंभ में पूछ रहा है, आंसर ये या फिर ये होगा। प्रारंभ में पूछ रहा है तो कैसे होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा ही रहता है। देखो करके देख लेते हैं। 43 किलोग्राम है, ये इससे कितना कम, ज़्यादा कम है, प्लस 0 है। ठीक है, ये कितना है, 6.5 कम, माइनस लगा देंगे। ये कितना है, 3.5 कम है। ठीक है, और कोई है, हाँ ये 42 बचा है, ये भी -1 कम है। मतलब टोटल इन लोगों का 11 किलोग्राम कम है वजन औसत से। अब औसत से 11 किलोग्राम वजन कम है, उनको जोड़ेंगे 500 किलोग्राम कम हो जाता है। 500 किलोग्राम कब कम होगा बताओ, जब 11 में 22 का भाग दिया जाएगा तब होगा। मतलब 22 बच्चे हो गए होंगे तभी 500 किलोग्राम का वेट कम हो गया होगा। तो पहले कितने रहे होंगे, 18। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भैया। बेसिक तरीके से अगर जिसको देखना है, यूट्यूब पे 50 क्लासेस डली हैं, जाओ देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देखनी है कि कैसे हम लोग सोचते हैं, हम लोग यानी सिलेक्टेड बंदा, मैं अपने आप को देखो भाई बार बार वो नहीं कहूँगा कि ये वो, भाई मैं कुछ नहीं हूँ। एक बार आप कह सकते हैं तुक्के से आ गए तो तुक्के से समझ लो। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन, तो आप मान सकते हैं कि मेरा हो जाता। सिलेक्शन चाहिए तो ऐसी अप्रोचेस लानी पड़ेंगी, और रैंक चाहिए तो बहुत ज़्यादा लानी पड़ेगी। आप में से जब कोई रैंक लाएगा ना, तो आपको समझ में आएगा एक रैंकर और एक सिलेक्टेड बंदे के दिमाग में क्या अंतर रहता है। धीरे धीरे आप उस चीज़ को महसूस कर भी रहे होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको और महसूस कराया जाए। जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। कह रहा है, एक विद्यार्थी अपने घर पे जाता है 5 किलोमीटर की गति से, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और 6 किलोमीटर की गति से जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी। इसमें क्या करना रहता, 5:6। क्या है ये, स्पीड का। तो टाइम कितना हो जाएगा, 6:5। 6:5। एक की जो हमारी वो क्या है, हाँ, अंतर 1 है हम लोगों का। लेकिन इसमें बता रहा है कि 10 उधर अंतर है और 15 इधर, यानी 25 का अंतर है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, मतलब कि अगर 1 की वैल्यू 25 है तो 6 की वैल्यू 150 मिनट लगेंगे। किस स्पीड से जा रहा है, 150 की, वो जा रहा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 150 मिनट यानी 2.5 घंटे में 5 किलोमीटर कितना जाएगा, 12.5 किलोमीटर जाएगा। यही हम लोगों का आंसर होगा। चलो
नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धातु के गोले का व्यास इतना है, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई इतनी है तो इसकी त्रिज्या किसके बराबर होगी? तो देखो भाई, एक गोले को उसमें बदला जा रहा, सिलेंडर में तार होता, वो सिलेंडर ही टाइप का तो होता। तो भाई दोनों में पाई आएगी, मतलब यहाँ पे हमें पाई का यूज नहीं करना है। क्या करना है? गोले का व्यास है 6, तो त्रिज्या कितनी होगी? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4/3। ठीक है। लंबाई कितनी है? लंबाई है भैया 36। लेकिन ये कितना है भैया? मीटर में, तो हम लोग को इसमें 100 का गुणा कर लेना है। बराबर क्या होगा? r²। ठीक है। आर क्या है? ये जो हम लोग को निकालनी है रेडियस है किस चीज़ की? तार की। 3 से 1 3 कट जाएगा, 9 से कटेगा 400 आ जाएगा, 400 से 4 कटेगा 100 आ जाएगा। r² की वैल्यू 1/100 आएगी, r की वैल्यू आएगी 1/10, यानी कि कितना? ये सेंटीमीटर में है तो आंसर आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। चलो भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है फलों के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय समान रहे? कितना सिंपल क्वेश्चन है। 25% की वृद्धि मतलब 4 की चीज 5 हो रही होगी। अब ये बताना पड़ेगा कि 4 की चीज 5 कैसे हो रही है। चलो बता देते हैं भाई। मतलब 100 रही होगी, 25% की वैल्यू रही होगी, 125 हो गई होगी। अगर इसको काटेंगे 5 25 से काटेंगे 4, मतलब 4 हो जाएगा। इस साइड काटेंगे 25 से 5 हो जाएगा। क्या आप इतना दिमाग में कर सकते हैं? कर सकते क्या भैया? मुझे तो ये याद ही है ऐसा ही। जब मैं देखता हूँ 25% की वृद्धि हुई है तो मुझे दिख जाता है कि 4 की चीज 5 हो गई है। उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वह समान रहे? तो 5 की चीज 4 हो जाएगी। ठीक है। 5 की चीज 4 हो जाएगी, क्या क्या होगा? मतलब इसका 100 होगा, इसका 80 होगा, मतलब 20% की कमी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट। चलो ओके। देन द वैल्यू, ये हम लोग को सॉल्व करने के लिए दिया है। ये ए की वैल्यू है, ये 1/a की वैल्यू है। ठीक है। इसमें x की वो हो रही, इसमें 2x का हो रहा। तो क्या आपको दिख रहा है कि अगर इन दोनों का गुणा होगा और इनकी सेम पावर होगी तो दोनों कट जाएंगे? सेम पावर होगी तो इसमें से अगर मैं एक हटा दूं तो ये हट जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा कट जाएगा। क्या होगा? 5/3 की पावर x। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 का कितना है ये? 25 25 हम 25, यानी 4 टाइम्स, यानी 4। आंसर क्या होगा? 4। 4 टाइम्स का मतलब है 4 पावर करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है। कोई दिक्कत भाई? देखो भाई, मैं टीचर नहीं हूँ, मेरे पढ़ाने मतलब सिखाने में भाई गलती हो सकती है। इसलिए भाई जो भी मैं मान लो फंबल कर रहा या फिर कुछ भी मान लो हो रहा, तो उसके लिए भाई बहुत बहुत सॉरी। धीरे धीरे मैं सीखूंगा। और ना मुझे देखो टीचर बनना है, अभी तक तो मेरा कोई ऐसा एम नहीं है कि भाई मैं टीचर बनूँ। हाँ, मेंटरशिप का है कि आप लोगों को ऐसे ही यूट्यूब पे या फिर किसी मान लो कहीं पे और हो गया अपना सॉल्यूशन करा रहे हैं टेस्ट का, ताकि आपको, क्योंकि टेस्ट का सॉल्यूशन ऐसे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड एस्पिरेंट कराते हैं। जो अभी सिलेक्टेड हुए हैं एक साल 2 साल 3 साल में, मुझे पता है कि अगर आपके पास ये चीज़ें पहुंचेंगी तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं ये जारी रखूंगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया जीके का कुछ करो, तो जीके का चीज़ें हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी कहा था, जीके पे काम चल रहा है। और जो भी करूँगा आपके लिए काफ़ी अच्छा करूँगा। और इसी के साथ भाई धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है आप कर दीजिए अपने मन से। नहीं करेंगे तो भी भाई, अगर पसंद आ रहा है तो मन ही मन में धन्यवाद बोल दीजिएगा। धन्यवाद भाई।